WWE में रोमन रेंस आज की डेट में सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं। द ट्राइबल चीफ और हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस डबल चैंपियनशिप जब से कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ कुछ बेहतरीन फेट्स लड़ी। उसके पहले जब वो सिंगल चैंपियन थे, मतलब यूनिवर्सल चैंपियन थे, तो रोमन रेंस, एज और ड्रू मैकिंटायर जैसे सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फेट्स लड़ी हैं। तो 2020 में उन्होंने रिटर्न के बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। उसके बाद से अभी तक में रोमन रेंस एक अपने अलग ही गेम में चल रहे हैं। और जब मैं गेम की बात करता हूँ तो भाई मेरे को याद आता है द गेम ट्रिपल एच। उन्होंने भी अपनी एक एवोल्यूशन की टीम बनाई थी और वो भी एक सबसे बड़े हील हुआ करते थे 2004 से 2007 के बीच में। तो यहाँ पे मैं इन दोनों सुपरस्टार्स का आज की डेट में कंपैरिजन करने वाला हूँ कि ट्रिपल एच ज़्यादा अच्छे हील थे या रोमन रेंस ज़्यादा अच्छे हील सुपरस्टार हैं। अब आज के कंपैरिजन वीडियो में WWE के जो सबसे बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस और ट्रिपल एच फीचर कर रहे हैं। और मेरा नाम टेनार्स और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैटर सीरीज। सबसे पहली बात कि सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर देना, नोटिफिकेशन अगर बेल को ऑल में सेट नहीं किया है तो उसको कर देना। और वीडियो को शुरू करते हैं। अब इन दोनों ही सुपरस्टार्स को मैं दो तरीके से जज करने वाला हूं। सबसे पहले इनकी रेसलिंग स्किल्स और दूसरा जो है इनका मोमेंटम, जो WWE फैंस किसको ज़्यादा पसंद किया करते थे और इनका इम्पैक्ट WWE में कितना बड़ा पड़ता था, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। अब सबसे पहली बात करूं अगर मैं इम्पैक्ट की, तो देखो उस टाइम पे रूथलेस अग्रेशन इरा चलता था ट्रिपल एच के ज़माने पे, और यहाँ पे रोमन रेंस के ज़माने में ये PG एरा है और यहाँ पे WWE TV 14 भी हो चुका है। तो दो एरा में ऑलमोस्ट ट्रिपल एच ने भी राज किया और दो एरा में ऑलमोस्ट रोमन रेंस ने भी किया। हालांकि PG एरा WWE में अभी खत्म हुआ है और पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, TV 14 है। लेकिन अगर दो एरा की बात करें तो भाई देखो ट्रिपल एच ने एटीट्यूड एरा में अपना डेब्यू किया था और वहाँ पे डेब्यू करते ही उन्होंने द अंडरटेकर, द बिग रेड मशीन, केन के साथ रेसलमेनियास में कुछ बेहतरीन मैचेस दिए थे। उस वक्त भी 2003 या 2004 में ट्रिपल एच का मैच हुआ था द अंडरटेकर के साथ। तो शुरू से ही ट्रिपल एच एक क्लासिकल टाइप के रेसलर रहे हैं, मतलब 20 मिनट से ज़्यादा के मैचेस देखने के लिए वो जाने जाते थे। अब यहाँ पे ट्रिपल एच की करियर की सबसे पीक शुरू होती है 2002 में, जब यहाँ पे WWE WCW को हरा चुका था। उसके बाद ट्रिपल एच को WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दे दी गई विदाउट एनी मैच। यहाँ पे उन्होंने WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने कंधों पे रखना शुरू किया और भाई जिस तरीके से वो रेन ऑफ टेरर, जिसको खास करके कहा जाता है ना, जहाँ पे ट्रिपल एच ने बरी करना शुरू किया, मतलब इस तरीके से उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी WWE में कि भाई आज की डेट में भी लोग उनके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे ट्रिपल एच ने उस टाइम पे रॉ ब्रांड में लगभग 3 से 4 साल तक अपने चैंपियनशिप को बचा के रखा था। और यहाँ पे रोमन रेंस के ही जैसे जिस तरीके से रोमन रेंस के पास अभी ब्लड लाइन है, तो उसी तरीके से उन्होंने एवोल्यूशन बनाया था। अब अगर इन दोनों की टीम के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन कर देता हूँ छोटा सा, उसके बाद इन दोनों मेन बड़े सुपरस्टार्स की करूँगा। अब जब बात करते हैं ब्लड लाइन की, तो भाई देखो इसमें जिमी ऊशो और जे ऊशो हैं। इनके पास ना तो कोई स्टोरी लाइन है और ना ही इनके पास इनका खुद का कुछ कैरिश्मा है। दोनों ही चैंपियनशिप इन्होंने रखी है। उन दोनों चैंपियनशिप के लिए ना तो इनको अपोनेंट्स की स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, ना कुछ देखने को मिलता है। ये बस रोमन रेंस के पीछे अपना मुंह लेके खड़े हो जाते हैं और पॉल हेमन बात करते हैं, रोमन रेंस कुछ करते हैं। और यहाँ पे केवल रोमन रेंस को सपोर्ट के लिए इन दोनों को चैंपियन बनाया हुआ है। यहाँ पे ऊशोस से ज़्यादा बेफालतू के चैंपियंस मैंने आज तक नहीं देखे। मतलब WWE में करंट बहुत सारी ऐसी टैग टीम्स हैं अथवा टैग टीम्स बन सकती हैं जो टैग टीम चैंपियनशिप को अपने कंधे पे लेके चल सकती हैं। अब यहाँ पे अगर रोमन रेंस को सपोर्ट देने के लिए कोई एक चैंपियनशिप अगर दे देते तो यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन यहाँ पे पता नहीं विंस मैकमैन को क्या चुल रही थी कि रोमन रेंस को डबल चैंपियन बनाए तो भाई ऊशोस को भी डबल चैंपियन, डबल टैग टीम चैंपियन बना दिया। अगर इनका कंपैरिजन मैं एवोल्यूशन से करूं तो भाई ये आसपास भी नहीं दिखता एवोल्यूशन में। अब एवोल्यूशन में आपको सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर रिक फ्लेयर देखने को मिल जाया करते थे। उसके साथ साथ द एनिमल बतिस्टा और रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार थे। तो इन तीनों ही सुपरस्टार का एक अपना खुद का अलग ही कैरिश्मा था और इन तीनों ने ही अब WWE में अपने ज़माने में एक टाइम पर राज किया है। मतलब बतिस्टा को तो आप जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है, और रैंडी ऑर्टन आज की डेट में कितने बड़े लेजेंड है वो भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन तीनों का अगर आप जिमी ऊशो और जे ऊशो से कंपेरिजन करके देखते हो तो वो उनके आसपास भी नहीं टिकते हैं। तो सीधी सी बात करूं कि भाई ब्लड लाइन से लाख गुना ज़्यादा अच्छी टीम थी एवोल्यूशन। अब बात करते हैं इन दोनों के लीडर्स की, मतलब रोमन रेंस और ट्रिपल एच की। अब शुरू करते हैं इन दोनों के माइक स्किल्स की। तो भाई देखो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि ट्रिपल एच की माइक स्किल्स कहीं ना कहीं रोमन रेंस से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि एक ऐसा टाइम हुआ करता था कि भाई देखो उस वक्त रूथलेस अग्रेशन एरा में, एटीट्यूड एरा से जैसे ही मूव ऑन हुआ रूथलेस अग्रेशन एरा था, तो वहाँ पे भी आप डबल मीनिंग के जोक्स वगैरह मार सकते थे और बहुत तरीके से अपने वर्ड्स को यूज़ कर सकते थे। तो ट्रिपल एच के पास ये वाला एडवांटेज था। और ट्रिपल एच के प्रोमोस अगर उस टाइम के अगर आप आज की डेट में भी देखोगे तो वो प्रोमोस आपको ज़्यादा अच्छा लगेंगे। और खास करके देखो क्योंकि ट्रिपल एच के पास क्रिएटिव फ्रीडम था। भाई स्टेफनी मैकमोहन से उन्होंने शादी की थी, तो मतलब विंस मैकमोहन का एक सीधे हाथ तो उनके कंधे पे ही आ गया था।
तो यहाँ पे उनको क्रिएटिव फ्रीडम मिला हुआ था और वो अपने मैचेस की बुकिंग भी कहीं ना कहीं डिसाइड किया करते थे। तो यहाँ पे ट्रिपल एच अपनी स्टोरी लाइन अपने हिसाब से चलाते थे और उसी के साथ साथ वो अपने प्रोमोस भी लिखा करते थे। तो यहाँ पे ट्रिपल एच अपने कैरेक्टर के हिसाब से पूरे प्रोमोस लिखते थे और ट्रिपल एच की माइक स्किल्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। अब बात करें अगर रोमन रेंस की, तो देखो पिछले 2 साल के अलावा जितने भी साल रोमन रेंस ने कंपनी में बिताए हैं, तो उनकी माइक स्किल्स वहाँ पे जाके देखो तो एकदम बेकार आपको देखने को मिलेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम पूरा ही बेकार था, मतलब बोलते ही नहीं आता था उनसे। रोमन रेंस के अगर फैंस हो तो नीचे कमेंट करने से पहले एक बार मेरी पूरी बात आप सुन लीजिए। देखिए, जब रोमन रेंस द बिग डॉग के कैरेक्टर में रहा करते थे तो उनका केवल एक ही कैच फ्रेज रहता था, आई एम दी गाय, ना बैड गाय ना गुड गाय, इस तरीके का कुछ उनका प्रोमोस वगैरह रहते थे। तो यहाँ पे उनके पास क्रिएटिव फ्रीडम नहीं था और जब क्रिएटिव फ्रीडम नहीं था तो देखो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनता था। मतलब WWE उनको फेस बना के कोशिश करती थी और ऑडियंस के ऊपर उनका अलग ही चला जाता था पूरा इम्पैक्ट। अब खास करके अमेरिकन उनको पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि देखो अमेरिकन रेसलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्टोरी लाइन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप हमारी इंडियन ऑडियंस की बात करोगे तो भाई उनको टीवी में कुछ भी होता हुआ दिख जाए उनको अच्छा लगता ही है। और ख़ास करके इंडिया में जब से 4G आया 2014 के बाद से, तब से WWE बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल में देखना शुरू किया। जिनके यहाँ फॉक्स नेटवर्क नहीं था, जिनके यहाँ टीवी में नहीं आता था, तो उन लोगों ने मोबाइल में देखना शुरू किया और उनको सीधे रोमन रेंस ही देखने को मिल गए। तो रोमन रेंस के बहुत सारे फैंस बन गए इंडिया पे। लेकिन जो इंडिया में ही ट्रिपल एच को देखा करते थे और बाकी के सुपरस्टार्स को देखा करते थे, तो उनको भी रोमन रेंस नहीं अच्छे लगते थे, जिसमें मैं भी हूँ भाई। 2008 से WWE देख रहा हूँ। तो जब रोमन रेंस शुरू में आए थे ना, तो पावर ऑफ रेसलर थे, उनके लड़ने का तरीका बहुत ही बेहतरीन था। लेकिन अगर उनकी माइक स्किल्स की बात करूँ तो माइक स्किल्स खास करके मेरे को नहीं अच्छी लगती थी। अब उनकी माइक स्किल्स भाई उतनी ही अच्छी थी जितनी ग्रेट खली की रेसलिंग एबिलिटी थी, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। लेकिन जैसे ही 2020 खत्म होता है, 2021 से जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रोमोस को बनाना शुरू किया, खासकर से जब से उनको क्रिएटिव फ्रीडम मिला है, तब से उन्होंने अपनी माइक स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, मतलब लाख गुना ज़्यादा अच्छा बना दिया। अगर मैं पुराने बिग डॉग वाले जिमिक में अगर उनकी माइक स्किल्स को रेट करूँ तो भाई देखो 10 में से 4 देना चाहूँगा और यहाँ पे 10 में से 8 देना चाहूँगा ट्राइबल चीफ वाले जिमिक को। तो कुछ इस तरीके से फ़र्क पड़ता है अगर किसी रेसलर को क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाए। अब क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ये जब दोनों रेसलर अपने पीक में हुआ करते थे, तो देखो रोमन रेंस अभी अपने पीक में है, तो इस वक्त रोमन रेंस को 10 में से 8 देता हूँ अपने माइक स्किल्स के लिए। और भाई ट्रिपल एच को 10 में से 10 देता था मैं उस वक्त भी और आज भी देता हूँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं इन दोनों हिल सुपरस्टार में से ट्रिपल एच माइक में ज़्यादा अच्छे लगते थे। आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आपको किसका माइक स्किल ज़्यादा प्रेफरेंट अच्छा लगता था। लेकिन देखो मैं फिर से बोलता हूँ कि इन रेसलर्स की बुकिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि 100% अपने से ये लोग प्रोमोट नहीं बनाते। WWE की क्रिएटिव टीम का भी कुछ काम है, नहीं तो भाई फिर वो लोग तो बेरोजगार ही हो जाएंगे। तो माइक स्किल्स में ट्रिपल एच को मैं विनर बनाता हूँ। अब बात करते हैं इनकी फिजिक की, तो भाई ट्रिपल एच की फिजिक की अगर आप कंपैरिजन करोगे रोमन रेंस की फिजिक से, देखो अब एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब यहाँ पर रोमन रेंस पूरा एक वेस्ट पहन के रेसलिंग किया करते थे। मतलब यहाँ पे ना तो उनके एब्स दिखते थे, ना तो शोल्डर्स के कट्स दिखते थे, कुछ भी नहीं दिखता था। लेकिन जब से रोमन रेंस ने अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट किया है कोविड के बाद से, या तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि भाई देखो कोविड के बाद जब 2020 में रोमन रेंस ने रिटर्न किया तो वो एक अलग ही सुपरस्टार बन के आ गए। मतलब पुराना रोमन रेंस और आज की रोमन रेंस में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो भाई पुराना रोमन रेंस कहीं भी नहीं था। आज का जो रोमन रेंस है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन इन दोनों में ही अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ट्रिपल एच की फिजिक एक बार जाके देख लेना और ख़ास करके वो वाला सेगमेंट ज़रूर देखना जो स्कॉट स्टाइनर और ट्रिपल एच का जो उन्होंने बॉडी पोस्ट दिया था ना, उस वक्त के ट्रिपल एच की फिजिक देख लेना और रोमन रेंस की आज की फिजिक देख लेना। तो इन दोनों सुपरस्टार्स की जो फिजिक थी, जो बॉडी टाइप था, आपको कौन सी बॉडी अच्छी लगती थी वो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर मेरे ओपिनियन ले तो देखो ट्रिपल एच उस टाइप में भी मेरे को ज़्यादा अच्छे दिखते थे, लेकिन हाँ रोमन रेंस ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। तो देखो फिजिक में दोनों सुपरस्टार एकदम इक्वल खड़े होते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ट्रिपल एच का रिंग अटायर कुछ इस तरीके का रहता था कि उनकी बॉडी मेरे को ज़्यादा बड़ी दिखती थी। और कहीं ना कहीं देखो पहले स्टेरॉइड वगैरह भी यूज़ होता था, तो ट्रिपल एच ने अपने आर्म्स और बाइसेप वगैरह कुछ ज़्यादा ही बड़े बना के रखे हुए थे। मतलब मसल मास भी उनका ज़्यादा था और उसी सेम टाइम में वो श्रेडेड भी ज़्यादा थे। और यहाँ पर रोमन रेंस की अगर आप बात करें तो आज की डेट में रेसलर्स ज़्यादातर नेचुरली रहते हैं, मतलब क्रिएटिन और प्रोटीन सप्लीमेंट्स में वो डिपेंड रहते हैं। लेकिन जो पुराने सुपरस्टार्स रहते थे ना, तो वो ट्रेनबोलोन लेते थे, परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट ड्रग, PEDs और बाकी के जो सप्लीमेंट्स रहते थे सब कुछ लेके अपने बॉडी को लेके आते थे।
तो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट था उनके फिजिक में ज़रूर दिखता था। तो ट्रिपल एच के पास ये वाला एडवांटेज था और फिजिक में ट्रिपल एच ये ज़्यादा अच्छे दिखते थे। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि सप्लीमेंट्स वगैरह का जो अगर खेल नहीं होता तो रोमन रेंस शायद तक ट्रिपल एच से भी ज़्यादा अच्छी बॉडी बना देते अगर उतने ही स्टेरॉइड्स वगैरह उनको मिल जाते। तो अलग अलग समय का यही डिफरेंस है, इसलिए मैंने बोला कि इसका कमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फैक्टर से इनको देखते हो और किस फैक्टर से इनकी फिजिक्स देखते हो। अब बात करते हैं जो मेन चीज़ है जिसके लिए ये दोनों WWE में थे, अपनी रेफलिंग के लिए। अब बात करूं, देखो रोमन रेंस एक पावर हाउस रेफलर है, मतलब रोमन रेंस के पास पहले सबमिशन मूव नहीं हुआ करता था और रोमन रेंस कुछ गोल्डबर्ग के टाइप के मैचअप दिया करते थे। मतलब देखो गोल्डबर्ग से ज़्यादा अच्छी रेफलिंग करते थे लेकिन उनके रेफलिंग में ज़्यादा ताबड़तोड़ मूव्स रहते थे। वो क्लासिकल रेफलर नहीं थे कि भाई देखो जैसे अंडरटेकर रेफलिंग किया करते थे, थोड़ा बहुत रुक गए, जिस तरीके से अपने मैचेस को आराम आराम से आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे इनके मैचेस नहीं हुआ करते थे। रोमन रेंस से कुछ बेहतरीन मैचेस अगर आपको देखना है तो ब्रे वाइट वर्सेस रोमन रेंस 2015 में जो मैच हुआ तो वो वाला देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस टाइप की रेफलिंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रोमन रेंस की कुछ इस तरीके की रेफलिंग हुआ करती थी। अब क्योंकि रोमन रेंस हील सुपरस्टार है तो देखो चीटिंग तो ये भी करते हैं। और अगर बात करूँ ट्रिपल एच की तो देखो ट्रिपल एच भी उसी टाइप की रेफलिंग किया करते थे। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल एच की रेफलिंग में एक एबिलिटी, एक एडवांटेज ज़्यादा ये रहता था कि उनके पास अपोनेंट्स उनसे ज़्यादा भारी भरकम हमेशा मिला करते थे। क्योंकि मैंने देखो पहले ही बोला कि रूथलेस अग्रेशन में स्टेरॉइड्स वगैरह परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट ड्रग यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। तो जो उनके अपोनेंट्स रहते थे ना, जैसे आप ब्रॉक लेसनर को देख लो, राकीशी को देख लो, केविन नैश को देख लो, द बिग रेड मशीन केन को देख लो, तो यहाँ पे इनसे भी भारी भरकम रेफलर्स हमेशा इनको मिला करते थे। तो वहाँ पे ट्रिपल एच हमेशा मूव्स को ज़्यादा सेल किया करते थे। मतलब मैंने बहुत सारे ट्रिपल एच के मैचेस में देखा है कि भाई केविन नैश ने उनको मिलिट्री प्रेस मारा हुआ है, द बिग रेड मशीन केन ने भी उनको मिलिट्री प्रेस मारा है, गोल्डबर्ग ने उनको जैक हैमर, और वो भी ऊपर से टेबल से मारा हुआ है जैक हैमर। तो कुछ इस तरीके से ट्रिपल एच अपने बम्प्स को लिया करते थे मैचेस में। लेकिन अगर आज की बात करोगे रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर में मैचेस लड़ते हैं और ट्रिपल एच डोमिनेटिंग मैचेस नहीं लड़ते थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मुझे किस टाइप की रेफलिंग अच्छी देखने में मज़ा आता है, तो देखो दोनों ही टाइप की रेफलिंग मेरे को अच्छी देखने में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा, और मेरे को दोनों ही टाइप की रेफलिंग अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेरे को किस टाइप की रेफलिंग देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो देखो मैं दोनों ही टाइप की रेफलिंग ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। अब इसका भी डिसीजन आपके ऊपर है कि आप डिफेंसिव रेफलर्स को ज़्यादा देखना अच्छा लगते हो या अटैकिंग मोड में जो रेफलर अपने रेफलिंग के मैचेस लड़ते हैं वो देखना ज़्यादा पसंद करते हो। अब यहाँ पर रोमन रेंस की बात करूँ तो देखो रोमन रेंस ने बम्प्स बहुत ज़्यादा कम लिया है। अगर आप इनके मैचेस देखोगे तो ये अपने अपोनेंट्स के ऊपर डोमिनेट ज़्यादा करते हैं। और अगर बात कर दो ट्रिपल एच की, तो भाई ट्रिपल एच बहुत ज़्यादा मार खाता था यार। मतलब पुराने अगर मैचेस देख लोगे, बिग रेड मशीन के साथ जितने भी सारे इनके मैचेस हुए हैं, केविन नैश के साथ जितने भी सारे इनके मैचेस हुए हैं, मतलब एक प्रॉपर हील थे, पूरी मार खाते थे और इनके एवोल्यूशन में जो इंटरफेरेंस करते थे उनको भी इनके ओपोनेंट्स पीट दिया करते थे। और कैसे भी करके अपने स्लेज हैमर से, अपने चेयर शॉट से, लो ब्लो से, कुछ भी करके, मतलब कैसे भी तैसे करके ये मैचेस को जीत जाते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप रोमन रेंस को देखोगे तो ये अपने मैचेस में डोमिनेट भी करते हैं। उसके ऊपर से जो इनकी ब्लड लाइन की टीम है वो भी इंटरफेयर करती है। तो यहाँ पर रोमन रेंस एक पूरा किंग के टाइप का रेफलिंग किया करते हैं। और वहाँ पे अगर आप ट्रिपल एच को देख लेते तो ट्रिपल एच की पूरी मरी हुई हालात हो जाया करती थी और कैसे भी कैसे करके ये अपने मैचेस को जीतने के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ पे प्योर हील, मतलब पूरी चीटिंग जो 100% जो गॉड लेवल वाली चीटिंग है वो ट्रिपल एच किया करते थे। और अगर आप बात करो रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस लास्ट में हमेशा चीटिंग करते हुए आपको दिखेंगे। मैच के बीच में आपको ऐसा कांड होते हुए नहीं दिखेगा। और ट्रिपल एच के तो मैच शुरू होते ही रिक फ्लेयर वहाँ पे आने लगते थे, उसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन भी आ जाते थे, बतिस्टा भी आ जाते थे। तो ट्रिपल एच भाई पूरा शुरू से ही चोर उचक्के वाला काम करता आया है। और यहाँ पर रोमन रेंस कुछ अलग ही टाइप के हील सुपरस्टार हैं। तो यहाँ पे अगर मैचेस लड़ने के तरीके की बात करूँ तो देखो मेरे को दोनों ही तरीके के मैचेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने रोमन रेंस के मैचेस को उतना एंजॉय किया जितना ट्रिपल एच को किया है। अगर बात करता हूँ कंक्लूजन की, तो कहीं ना कहीं मेरे को ट्रिपल एच एक ज़्यादा अच्छे हील सुपरस्टार लगते हैं। क्योंकि देखो उस टाइम पे उनके पास अपोनेंट्स बहुत ज़्यादा रहते थे। मतलब देखो थोड़ा बहुत लेजेंड्स नहीं, एकदम दर्जन भर के लेजेंड्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते थे। कर्ट एंगल, द बिग शो, द बिग रेड मशीन केन, ब्रॉक लेसनर और इस तरीके के सुपरस्टार्स थे। हल्क हॉगन यहाँ पे देखने को मिलते थे, स्टीव ऑस्टिन देखने को मिलते थे, द रॉक देखने को मिलते थे। लेकिन अगर रोमन रेंस के अपोनेंट्स की बात करोगे ना, तो ब्रॉक लेसनर के अलावा रोमन रेंस के पास कोई बड़ा अपोनेंट है ही नहीं। अगर रोमन रेंस के करियर बेस्ट मैचेस में देख लोगे तो भाई आधे से ज़्यादा मैचेस तो आपको ब्रॉक लेसनर के देखने को मिलेंगे।
कभी भी सर्च करके देख लेना, रोमन रेंस के टॉप 10 मैचेस में आपको ब्रॉक लेसनर के 2 या 3 मैचेस जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रोमन रेंस के पास उतने अच्छे अपोनेंट्स रहे नहीं उनके रेसलिंग करियर में। अगर थोड़ी बहुत बात करूँ तो देखो, रैंडी ऑर्टन ने कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छे मैचेस दिए हैं, एजे स्टाइल्स ने अच्छे मैचेस दिए हैं, और यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन के कुछ मैचेस थे, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन ने एक ही 2 मैचेस लड़े हैं शायद तक। तो कुल मिला के बड़े सुपरस्टार जो कि रोमन रेंस के सबसे बड़े राइवल्स रहे हैं वो थे रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर। जॉन सीना को अगर आप बोल सकते हो, लेकिन जॉन सीना ने केवल 2 ही मैचेस दिए हैं, वो भी पार्ट टाइम वाले उनके मैचेस थे। तो यहाँ पे देखो, मैं बोलना चाहूँगा कि जो इम्पैक्ट है वो ट्रिपल एच का ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन देखो मॉडर्न एरा में रोमन रेंस के अलावा ऐसा कोई भी रेसलर नहीं है जिसने उतना बड़ा इम्पैक्ट बनाया है। अगर मैं बात करूँ कि उस टाइम पर ट्रिपल एच हाईएस्ट हील सुपरस्टार हुआ करते थे, तो आज की डेट में रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन मैंने बोला था, तो देखो कंक्लूजन में ट्रिपल एच का टाइम ज़्यादा अच्छा था और ट्रिपल एच उस वक्त ज़्यादा अच्छे थे। और अगर दोनों को कंपेयर कर दूंगा तो मेरे को ट्रिपल एच ज़्यादा अच्छा सुपरस्टार लगता था, हिल सुपरस्टार। अब आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि अगर कोई ऐसा पॉइंट जो कि मैंने मिस कर दिया हो और रोमन रेंस आपको उसमें अच्छा लगता हो, तो वो आप कमेंट करके बताओ। स्पोर्ट्स थिएटर फ्रीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।